वीर योद्धाओं के सम्मान में आयोजित आज के इस समारोह में उपस्थित आर्मी कमांडर सेंट्रल कमांड जनरल योगेंद्र टिमरे जी, चीफ ऑफ स्टाफ सेंट्रल कमांड जनरल विवेक कश्यप जी, उत्तर प्रदेश शासन में मेरे सहयोगी मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री DS मिश्रा जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, SDMA के वाइस चेयरमैन जनरल शाही जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आर्मी के सभी अधिकारीगण, वीर योद्धाओं के सम्मान में आयोजित आज के इस समारोह में उपस्थित उन सभी हमारे वीर योद्धा और उनके परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण और उपस्थित सभी, ये हम सब का सौभाग्य है कि हम सब देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव के साक्षी बन रहे हैं। आज से 75 वर्ष पूर्व यह देश पराधीन था। हमारे पास किसी भी प्रकार की स्वाधीनता नहीं थी। अनगिनत बलिदानों के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को स्वाधीनता प्राप्त होती है। स्वाधीनता के बाद भारत की सुरक्षा और भारत की एकता और अखंडता को क्षुण्ण बनाए रखने के लिए 1947-48 में, 1962 में, 1971 में, 1999 में 4 युद्धों से इस देश को जूझना पड़ा। तमाम अन्य अवसरों पर भारत के बहादुर जवानों ने भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखते हुए भारत को प्राप्त इस स्वाधीनता की रक्षा करने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आज़ादी का यह अमृत महोत्सव 75 वर्ष की हमारी इस यात्रा के आत्मावलोकन का एक अवसर हम सबको प्रदान कर रहा है, जिसमें आज़ादी की लड़ाई के दौरान भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और क्रांतिकारियों ने देश की आज़ादी के लिए अपने आप को बलिदान करने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं किया। एक लंबी लड़ाई के बाद जब देश 1947 में आज़ाद हुआ तो वही प्रेरणा और वही प्रकाश हम सब के लिए स्वतंत्र भारत में एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए आज अमृत महोत्सव के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हम सब के सामने प्रस्तुत किया है। आपने देखा होगा कि पहली बार यह आयोजन केवल सरकारी आयोजन नहीं है। इस आयोजन के साथ हर भारतीय जुड़ा है, वह गांव में रहता हो, शहर में रहता हो, सरकार का हिस्सा हो या एक सामान्य किसान या श्रमिक हो। हर एक तबके के मन में एक भाव, वह विद्यार्थी हो या फिर समाज जीवन में कार्य करने वाले किसी भी क्षेत्र का कोई व्यक्ति, हर व्यक्ति देश की आज़ादी के इस अमृत महोत्सव के साथ जुड़ करके
अपने आप को गौरवान्वित महसूस करके इस उत्सव को राष्ट्रोत्सव के रूप में आज आयोजित कर रहा है। अनेक प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, कहीं तिरंगा यात्राएं चल रही हैं, कहीं पर प्रभात फेरियां निकल रही हैं, कहीं पर शहीद स्मारकों पर राष्ट्रधुन के गीतों को स्कूली बच्चों के द्वारा, कलाकारों के द्वारा, पुलिस के बैंड के द्वारा वहां पर राष्ट्रभक्ति के गीतों की धुन बजाकर के उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के कार्यक्रम हो रहे हैं। तो आज से 15 तक चलने वाले हर घर तिरंगा, जो भारत के आन बान और शान का प्रतीक है, यह आजादी के अमृत महोत्सव के साथ पूरे देशवासियों को फिर एकजुट करने की एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। मैं इस अवसर पर आप सबको आजादी के अमृत महोत्सव की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और जिन वीर माताओं को, वीर जवानों को और उन वीर सपूतों के जिन परिवारजनों को आज यहां पे सम्मानित किया गया है, उन सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए भारत माता के उन सभी वीर जवानों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपने आप को मातृभूमि के लिए समर्पित करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान भारत की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता और भारत की अखंडता के लिए दिया है। पिछले 75 वर्षों की यात्रा हम सबको एक नए मंथन के साथ आगामी 25 वर्षों की कार्य योजना के साथ जोड़ने के लिए भी प्रेरणा प्रदान कर रहा है। आज भारत एक नए भारत की रूप बढ़ा है। वैश्विक मंच पर अगर हम भारत की प्रगति को देखते हैं तो वर्तमान में भारत दुनिया की सबसे तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में दिखाई दे रहा है। आज दुनिया के अंदर एक विश्वास के रूप में भारत को देखा जा रहा है। वैश्विक मंच पर आज भारत अपनी एक नई ओज और तेज के साथ अपनी आभा को बिखेरने के लिए तैयार दिखाई देता है। यह ताकत भारत की, यह भारत की एक सामूहिक ताकत है। उस सामूहिक ताकत जो देश के यशस्वी नेतृत्व में भारत आज दुनिया के अंदर उस रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। और आज यही भारत जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति के नए आयाम गढ़ता हुआ भी दिखाई देता है। आज रक्षा क्षेत्र की ही हम बात करें तो भारत आज किसी अन्य देश पर निर्भरता की बजाय आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हुआ है। ये केवल खाद्यान्न के क्षेत्र में नहीं, यह रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत के नए कदमों को दिखाता है। ये नया भारत आज दुनिया के सामने एक नए विश्वास का प्रतीक है। जिस नए भारत में भारत के बहादुर जवान भारत की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता और भारत की एकता और अखंडता को तो सुरक्षित और अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए तत्पर है ही, लेकिन वैश्विक मंच पर भी शांति की स्थापना के लिए और सुरक्षा के लिए जब कभी भारत का आह्वान हुआ तो भारत के बहादुर जवानों ने उन देशों में जाकर के भी अपने पूर्ण शौर्य और पराक्रम का परिचय देकर के उन देशों में भी एक नई राहत देने का काम किया है। हमारा बहादुर जवान, हर भारतवासी इस बात को मानता है। आज जो भारत की सेना के प्रति और इस यूनिफॉर्म के प्रति इतना सम्मान का भाव है, इसके पीछे कारण है कि हमारा जवान हमेशा देश के बारे में सोचता है, नेशन फर्स्ट की इस थ्योरी के साथ अपने आप को समर्पित करता है और इसके लिए उसे अपने सर्वोच्च बलिदान देने की भी आवश्यकता पड़ती तो उसमें कभी उसने संकोच नहीं किया है। और बढ़ चढ़ करके हंसते हंसते देश के लिए अपने आप को बलिदान करने में कभी कोई संकोच नहीं किया। जहां भारत की संप्रभुता और देश की आजादी को बनाए रखने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन इन बहादुर जवानों ने किया है,
वहीं देश के अंदर शांति काल में विभिन्न आपदाओं में भी सेना के द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ ये अभियान निरंतर जारी रह करके देश के जनविश्वास को और मजबूती प्रदान की है। यह मजबूती उसी विश्वास का प्रतीक है जब हम लोगों ने अपने कृतित्व के माध्यम से आम जन के मन में एक विश्वास का भाव पैदा किया है कि नहीं, जो भी काम होगा वो देश को ध्यान में रखकर के होगा। हम अगर दुश्मन के लिए जितने सख्त हैं, अपने देश पर आने वाली किसी भी आपदा के दौरान हम उतने ही संवेदनशील हैं। यह विभिन्न आपदाओं के समय आर्मी के द्वारा चलाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ऑपरेशंस और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम उस बात की गवाही हमें हमेशा प्रस्तुत करते हैं। और इसीलिए आज जब यहां पर मुझे सेंट्रल कमांड के द्वारा वीर जवानों को, वीर परिवारों को, वीर माताओं के सम्मान के इस कार्यक्रम के लिए मुझे यहां पर आमंत्रित किया, तो मुझे अत्यंत गौरव की अनुभूति हुई कि मुझे भी उनके साथ जुड़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। यद्यपि हम लोग अनेक ऐसे अवसरों पर प्रयास करते हैं जहां पर कोई भी इस प्रकार के आयोजन हो, जहां पर हम बहादुर परिवारों को, जवानों को सम्मान दे सकें, उन कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का एक अवसर हमें प्राप्त होता है और उन कार्यक्रमों के साथ हमारा प्रयास होता है कि ये सभी कार्यक्रमों का हिस्सा बनाएं। आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम में राज्य सरकार ने इस व्यवस्था को बनाया है कि प्रत्येक जनपद के आयोजन में हमारा सम्मान का जो कार्यक्रम होगा उसमें सर्वोच्च प्राथमिकता वहां पर होगी शहीद परिवारों को सम्मान देने का। और आपने देखा होगा कि सरकार ने अपने इन कार्यक्रमों का हिस्सा भी बनाया है इसे। 2017 में सरकार के गठन के साथ ही हम लोगों ने सबसे पहला कार्यक्रम बनाया कि कोई जवान अगर देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी अपने आप को समर्पित करते हुए बलिदान होता है, तो उस परिवार को राज्य सरकार की तरफ से हम लोगों ने 50 लाख रुपए की सहायता, अहेतुक सहायता राज्य सरकार के स्तर पर अलग से करते हैं। हमने गाइडलाइन में संशोधन किया कि अगर उस परिवार के किसी सदस्य को शासकीय सेवा में नौकरी देने की आवश्यकता पड़ती है तो हम देंगे, क्योंकि देश के लिए समर्पित हुआ है, देश के लिए बलिदान हुआ है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस परिवार की परवरिश करें, उस परिवार के साथ खड़े हो, मजबूती के साथ उस परिवार के साथ खड़े हो करके हम उसको एक संबल प्रदान करें। राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम को भी उसको आगे बढ़ाया है। और यही नहीं, जिस जनपद का जवान है या जिस जनपद का हमारा सेना से जुड़ा हुआ अधिकारी है, उस जनपद में उनके नाम पर एक स्मारक का नामकरण हो, उस गांव की सड़क का नामकरण हो, उस गांव को उनकी स्मृति में वो गांव जाना जाए। यह एक कार्यक्रम हम लोगों ने बनाया। आपने देखा होगा कि जब सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना के शिकार हुए, उन्होंने अपना बलिदान देश के लिए दिया। प्रदेश के मैनपुरी के सैनिक स्कूल का नामकरण भी राज्य सरकार ने सीडीएस जनरल रावत के नाम पर किया है। कारगिल युद्ध के दौरान अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले कैप्टन मनोज पांडे के नाम पर देश के पहले सैनिक स्कूल, लखनऊ सैनिक स्कूल का नाम राज्य सरकार ने कैप्टन मनोज पांडे के नाम पर लखनऊ सैनिक स्कूल का नामकरण किया। ऐसे ही अनेक अन्य जनपदों में भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम इसी भाव के साथ कि यह अपने सैनिकों को सम्मान देने का कार्यक्रम तो है ही, वर्तमान पीढ़ी को प्रेरणा प्रदान करने के लिए भी उनके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करने का एक प्रयास राज्य सरकार के स्तर पर और केंद्र सरकार के स्तर पर एक प्रयास निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर तेजी से उभरती हुई एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आई है। आज उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा बदली है। उत्तर प्रदेश आज विकास की एक नई यात्रा के साथ आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम सब मानते हैं अपार संभावनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। इन अपार संभावनाओं को वास्तविक धरातल पर उतारने के लिए जो प्रयास हमारे स्तर पर होने चाहिए, उन सभी को सामूहिक रूप से आगे बढ़ाने का जो प्रयास वर्तमान में हुआ है, आज उसके परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। हमने 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसको लगभग दुगना करने में सफलता प्राप्त की। हमने इन 5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर प्रति व्यक्ति आय को
लगभग दुगने तक पहुंचाने का प्रयास किया। हमने इन 5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक अच्छा संचालन स्थापित किया। हमने इन 5 वर्षों के अंदर प्रयास किया कि प्रतिवर्ष सैन्य सिविल मीट के माध्यम से सेना से जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान शासन के स्तर पर, हर स्तर पर संवेदनशील तरीके से, समयबद्ध तरीके से उनका समाधान होता हुआ दिखाई दे। यह कार्यक्रम भी राज्य सरकार के स्तर पर निरंतर आगे बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश के अंदर यानी अगर हम आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, अब ये केवल खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता नहीं, औद्योगिक क्रांति के फील्ड में नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का यह लक्ष्य रक्षा क्षेत्र में भी हम सबको देखने को मिल रहा है। जब आज उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर 2 डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना का मार्ग भारत सरकार प्रशस्त करती है, तो उसमें से एक डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में बनता है, जिसके बारे में जनरल डिमरी ने अभी आपके सामने उल्लेख किया कि उत्तर प्रदेश के जो 6 नोड वर्तमान में विकसित हो रहे हैं, अनेक प्रस्ताव आ रहे हैं और वहां पर न केवल सार्वजनिक क्षेत्र के बल्कि निजी क्षेत्र भी प्रवेश करने के लिए उत्सुक दिखाई देता है। यह नए भारत की नई तस्वीर को हम सबके सामने प्रस्तुत करता है। आज हम सब जब यहां पर उपस्थित हुए हैं, मुझे 9 अगस्त को लखनऊ के काकोरी में शहीद स्मारक पर जाने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन इसी लखनऊ में उस समय के क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था। उसका नेतृत्व उस समय कर रहे थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र नाथ लाड़ी, ये सभी क्रांतिकारी उसके साथ जुड़े थे। और उस समय जब बाद में ये सभी क्रांतिकारी पकड़े गए, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्ला खां, राजेंद्र नाथ लाड़ी को गोंडा, फैजाबाद और इलाहाबाद की नैनी जेल में अलग अलग जगह पर रखा गया। इन्हें बाद में अधूरी सुनवाई के बाद ही फांसी के फंदे पर लटकाया गया। लेकिन इन क्रांतिकारियों ने कभी भी देश की आजादी के लिए किसी भी मुहिम से अपने आप को अलग करना कभी स्वीकार नहीं किया। चंद्रशेखर आजाद अपने आप को बलिदान किए थे इलाहाबाद में। आज भी उनके स्मृति में वहां पर चंद्रशेखर आजाद पार्क प्रयागराज में बना हुआ है। गोरखपुर जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा सुनाई गई और जब फांसी की सजा के समय उनसे पूछा गया कि आखिर आपकी इच्छा क्या है, अंतिम इच्छा क्या, फांसी के फंदे पर लटकाने के पहले उनसे पूछा कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। उन्होंने एक ही बात कही और जो मैं हर भारतीय जवान के मुंह से सुनता हूं, उन्होंने एक ही बात कही। उन्होंने कहा कि हे इस भारतवर्ष में 100 बार मेरा जन्म हो, लेकिन मृत्यु का कारण सदा ही मृत्यु का देशोपकारक धर्म हो। यही मेरे जीवन का एकमात्र धर्म है कि जब भी जन्म लूं तो भारत की धरती पर जन्म लूं और जब भी मृत्यु का कोई कारण बने तो वह देश की रक्षा करते हुए, देश को बलिदान करते हुए ही वह मृत्यु मुझे अंगीकार होनी चाहिए। और मुझे लगता है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा कही गई ये पंक्तियां आज भी उतनी प्रासंगिक बनी हुई है और इन्हीं पंक्तियों की प्रेरणा से आज देश अपनी आजादी को सम विषम परिस्थितियों में सुरक्षित रखते हुए भारत की आजादी को मजबूती के साथ दुनिया के सामने सुरक्षित रखते हुए वर्तमान की प्रतिस्पर्धा में देश को एक नई ऊंचाइयों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है। आज मैं यहां पर जिन वीर योद्धाओं को यहां पे सम्मानित किया गया है, उन सभी को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं, उनके परिवारजनों को इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि केंद्र और राज्य सरकार सदैव उनके हितों के लिए और उनके साथ हर विषम विभिन्न परिस्थितियों में उनके साथ खड़ी है। और राज्य सरकार के स्तर पर जिस भी प्रकार के
सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, सदैव हम इस बात के लिए तत्पर रहेंगे। मैं एक बार आजादी के अमृत महोत्सव की आप सबको हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि अपने अमर बलिदानियों की उस सर्वोच्च बलिदान से पूरा देश सदैव प्रेरणा प्राप्त करे और हम अपने भारत को एक नए भारत के रूप में, श्रेष्ठ भारत के रूप में स्थापित करने के प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकेंगे। आगामी 25 वर्ष के अमृत काल की उन योजनाओं को जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, उस समय कैसा भारत हमें चाहिए, उस समय का भारत कैसा होना चाहिए, उस भारत के निर्माण का सपना ही नहीं, उससे व्यावहारिक धरातल पर हर फील्ड से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आगे कार्य करता है तो उसके निश्चित ही सार्थक परिणाम आएंगे। एक बार फिर से मैं सभी वीर योद्धाओं का सम्मान करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए, जिन्हें आज यहाँ पर सेंट्रल कमांड के द्वारा सम्मानित किया गया है, उन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। और जिन वीर योद्धाओं ने अपना सर्वोच्च बलिदान दे करके भारत की सुरक्षा की, भारत की सीमाओं की सुरक्षा की, भारत की अखंडता की रक्षा की, उन सबको नमन करते हुए, विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।